students, welcome back. This is Swati, your English educator, and in this video we are going to start with the practice sheet B of our fourth unit of our book English channel. तो जो English channel की practice book है उसमें अब हम fourth unit के B पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. प्रीपोजिशंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है. और इसके अलावा राइटिंग पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो आप उसको कॉमिक फॉर्म में, मतलब जो एक कॉमिक स्ट्रिप के फॉर्म में किस तरीके से यूज कर सकते हो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. इस प्लेलिस्ट में जो अगर आप मैग्नेट चैनल्स के जो प्लेलिस्ट है या यूट्यूब पे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसके पहले अगर आप देखोगे तो आपको प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, इन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. तो प्लीज पहले जो है आप उसको अच्छे से समझ लेना क्या होता है एंड देन ओनली कम हियर फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू बिगिन नाउ. Practice sheet B. Write a synonym for each underlined word from the help box. One has been done for you. अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे words हैं, इन सब का एक एक synonym लिखना है. So let's see. अब देखो allow, यहाँ पे जितने भी आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ये वही सारे वर्ड्स हैं, इनमें से देखना है. तो जैसे परमिट का क्या हो जाएगा, अलाउ करना. तो यहाँ पे आपके बुक में, यहाँ पे तो मैं बार बार स्लाइड्स चेंज कर रही हूँ, आपकी बुक आपके सामने है तो वहां पे वो वर्ड्स देख लो. अब एसेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, बॉट, फैट, क्वारल, डिस्टर्बेंस, व्यू पॉइंट, नेसेसरी, नेसेसरी हो जाएगा एसेंशियल के लिए. प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है फैटी सी, थोड़ी सी मोटी, तो फैट हो जाएगा उसका. डेडली का मतलब जो बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक, जानलेवा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीथल. लीथल का मतलब होता है डेडली. उसके बाद है हिलारियस, हिलारियस का मतलब होता है फनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आ गया फनी. नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव का मतलब कॉस्टली. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड बाय द नेवी, मतलब एक्वायर्ड मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉट, जो आपका सेकेंड वर्ड है. नेक्स्ट इज टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस. तो बस इसी तरीके से इट्स वेरी इजी. आप जो हो यहाँ पे आंसर्स देख लो. सो डेली एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, तो डेली एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, हम ये भी बोल सकते हैं. The plump cat could barely climb up the tree. The fat cat could barely climb up the tree. A deadly dose of poison caused his death. A lethal dose of poison caused his death. Tim thought that Sarah's joke was hilarious. उसकी जगह हमने यूज कर लिया funny. The princess was wearing a costly gown. A costly necklace. अब यहाँ expensive E से start हो रहा है तो हमने article an लगाया है, लेकिन अगर costly आप लिखोगे तो a costly necklace हो जाएगा. The two ships were bought by the navy after the war. We had an uncomfortable flight because of disturbance in the air. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई वंडर हाउ दीज रिसर्चर्स लिव इन सच हॉस्टाइल कंडीशंस ऑफ एंटार्क्टिका. अब यहाँ पे हॉस्टाइल कंडीशंस का मतलब यहाँ पे देखो कौन कौन सा जाएगा, अनफ्रेंडली कंडीशंस. तो ऐसे कंडीशंस जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है वो हो जाते हैं अनफ्रेंडली कंडीशंस. तो यहाँ पे हम सीधा आंसर्स में जाते हैं. तो हॉस्टाइल की जगह अनफ्रेंडली आ जाएगा. फ्यूड का मतलब होता है क्वारल, फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई. तो अ फ्यूड ब्रोक आउट बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर्स अबाउट पेमेंट की, पेमेंट और सैलरी के बारे में वर्कर्स और जो मैनेजर था उनके बीच में एक क्वारल हो गया. द एंथुसियास्टिक क्राउड, एंथुसियास्टिक की जगह हम लिख देंगे द एनर्जेटिक क्राउड cheered and clapped wildly when the batsman hit a century. When you look at a painting you are viewing the artist perspective. आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आर्टिस्ट का व्यू पॉइंट. तो ये हो गए हमारे सारे आंसर्स. नेक्स्ट देख लेते हैं. यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू. अब ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको डिक्शनरी की हेल्प से सारे सिनोनिम्स निकालने हैं. तो ये रहे हमारे सिनोनिम्स. एंशिएंट का हो जाएगा एजेड, बस्टिंग क्राउडेड, चार्मिंग डिलाइटफुल, फेमस पॉपुलर, ह्यूज massive, touristy, over visited. Now touristy means a place which is visited a lot by people, like Kashmir is a place, Udaipur is a place, Kerala is a place, Ooty is a place. So you can either call them a touristy place or you can call them an over visited place.
पोल्यूटेड का मतलब हो जाएगा कंटैमिनेटेड। पोल्यूटेड मतलब जो चीज पोल्यूशन से खराब हो चुकी है, ओ लाइक मे बी एयर पोल्यूशन हुआ या वाटर पोल्यूशन हुआ, जो भी चीज खराब हो चुकी है तो वो कंटैमिनेटेड हो जाएगा। कंटैमिनेटेड मतलब जिसमें अब जो कि यूज करने के लिए हाइजीनिक नहीं है। चीप मतलब इनएक्सपेंसिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम प्रीपोजिशन पे। सर्कल द प्रीपोजिशंस एंड अंडरलाइन देयर ऑब्जेक्ट्स। अब हमने ये चीज समझ चुके हैं, जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें ऑलरेडी, कि जब हम प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला एक सिंपल सा चीज, द कैट वॉज सिटिंग अंडर अ चेयर। वेयर वॉज द कैट सिटिंग? अंडर अ चेयर। और इसके अलावा मैंने बोला आई केप्ट माई बुक्स ऑन द टेबल। वेयर डिड आई कीप माई बुक्स? ऑन द टेबल। या मैंने बोला I haven't seen my friend since yesterday. मैं अपनी दोस्त से कल से नहीं मिली हूं। Now all these words, हमें पता है ये सारे words हैं आपके prepositions। ये prepositions क्यों हैं? क्योंकि ये आपको एक नाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला the cat is sitting under the chair, तो ये जो cat है, कैट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द चेयर बता रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द चेयर, कैट चेयर के रिस्पेक्ट में कहां बैठी है? उसके नीचे बैठी है। अगर मैं बुक्स की बात कर रही हूं तो बुक्स जो है वो टेबल के रिस्पेक्ट में कहां रखी है? वो उसके ऊपर रखी है, ऑन द चेयर रखी है। आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड, मैं कब से नहीं मिली हूं? सिंस येस्टरडे। तो ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। अब प्रीपोजिशन के बाद जैसे अंडर व्हाट, अंडर अ चेयर, ऑन व्हाट, ऑन द टेबल, सिंस व्हाट, सिंस येस्टरडे। सो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो हमेशा जो प्रीपोजिशंस हैं दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, और यूजुअली जो नाउन और प्रोनाउन है इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट भी रहता है। क्लियर? अब हम आते हैं यहां पे, द फोन इज ऑन द टेबल। अब यहां पे देखो, द फोन इज ऑन द टेबल, हम बात कर रहे हैं फोन की और उसकी पोजीशन हम बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेबल। हमारा प्रीपोजिशन है ऑन, तो यहां पे प्रीपोजिशन हो गया ऑन और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टेबल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टेबल। द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, उसको ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। सिमिलरली सुषमा हिड अंडर द बेड। सुषमा कहां जाके छुप गई? हिड मतलब होता है छुपना। अंडर द बेड, अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और कहां? अंडर द बेड। द बेड क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। द बॉल रोल्ड इनसाइड द कार्टन। द बॉल रोल्ड मतलब एक कार्टन था, उसके अंदर एक बॉल थी, वो उसमें रोल कर रही थी। तो बॉल जो है वो रोल कर रही थी कहां? इनसाइड। इनसाइड व्हाट? द कार्टन। तो द कार्टन क्या हो गया आपका? अगेन ऑब्जेक्ट हो गया। प्लीज गिव द बुक टू माही। प्लीज गिव द बुक, अब यहां पे हम बात करें प्लीज गिव द बुक। अब गिव द बुक टू whom? टू माही। तो माही ऑब्जेक्ट हो गई, टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। आवर स्कूल इज अराउंड द कॉर्नर, हमारा स्कूल पास में ही है। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बस पास में ही है। अराउंड हो गया प्रीपोजिशन, कॉर्नर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। क्लियर? ये हो गए हमारे आंसर्स। अब है द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो डॉग कहां सो रहा है? अंडर हो गया प्रीपोजिशन, द ट्री हो गया ऑब्जेक्ट। द इंसेक्ट ऑन द वॉल, अब यहां पे इंसेक्ट कहां पे है? वो ऑन, ये है प्रीपोजिशन। द वॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। हम्स एट नाइट, अब वो हम करता है, कब करता है? तो एट अगेन प्रीपोजिशन हो गया, नाइट हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। There was a man standing outside our house. So there was a man standing. Standing where? Outside. अब outside कहाँ? Our house. While grandmother was sleeping, we looked into the closet. जब grandmother सो रही थी, we looked where? कहाँ देखा आपने? Into the closet. तो into क्या हो गया? Preposition. क्लोजेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। द पुलिस ऑफिसर रैन अप द स्टेयर्स, वो कहां दौड़ के गए? अप।
ये हो गया प्रीपोजिशन, स्टेयर्स हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, शाउटिंग एट द थीफ, अब यहाँ पे किस पे, शाउटिंग एट द थीफ, तो एट अगेन प्रीपोजिशन हो गया, थीफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये हो गए हमारे आंसर्स, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Certain words can function as either prepositions or adverbs depending on how they are used in a sentence. As a preposition, a word connects a noun or a pronoun to the other words in a sentence. अब कुछ ऐसे words होते हैं जैसे outside. Outside as a preposition भी हो सकता है use और as an adverb भी use हो सकता है। जैसे मैंने बोला keep your shoes outside, तो where shall I keep my shoes? आउटसाइड, तो यहाँ पे आउटसाइड जो है एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। बट इफ आई से इट इज आउटसाइड द बॉक्स या आई हैव केप्ट माई शूज आउटसाइड द हाउस, तो यहाँ पे हाउस के रिस्पेक्ट में मैंने शूज कहाँ रखे हैं, बाहर रखे हैं, तो ये प्रीपोजिशन की तरह कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जब यूज होता है तो एक प्रीपोजिशन किसी भी एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन एडवर्ब क्या करता है, वो उस वर्ड को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कोई वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या कोई दूसरा एडवर्ब ही हो सकता है। ऑल्सो रिमेंबर दैट अ प्रीपोजिशन विल ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रीपोजिशन अगर हमने अंडर लिखा तो अंडर द चेयर या अंडर द ट्री, तो आपके पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन एडवर्ब में जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो। क्लियर। अब हम आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे आप देखो ये सारे वर्ड्स आपके हाईलाइटेड हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, बस इतना बताना है कि वो प्रीपोजिशन है या वो एडवर्ब है, और अगर वो प्रीपोजिशन है तो उसकी ऑब्जेक्ट को भी हमें बताना है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। सो मरियम वॉज स्टैंडिंग अंडर द ओक ट्री। अब यहाँ जो वर्ड है अंडर, ये आपको ऑलरेडी किया हुआ है अंडर। अब मरियम कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू द ओक ट्री, वो उसके नीचे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे वो दो नाउन्स को कनेक्ट करते हुए बता रहा है। तो अंडर एक प्रीपोजिशन हो गया और उसका जो ऑब्जेक्ट है क्या हो गया, द ओक ट्री। क्लियर। विल्बर वेंट अपस्टेयर्स, विल्बर कहाँ गया, विल्बर अपस्टेयर्स गया। यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा है वेयर डिड विल्बर गो, और ये है हमारा एडवर्ब। यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रीता फेल डाउन, वेयर डिड रीता फॉल, रीता कहाँ गिरी। अगेन ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, वेयर डिड रीता फॉल, ये भी आपके पास एक एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन नहीं है। रीता फेल डाउन द स्टेयर्स, अब रीता फेल डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, तो रीता की पोजीशन क्या है, सीढ़ियों से नीचे गिर जाना, वो सीढ़ियों के नीचे कहीं पे है, ऐसे कहीं यहाँ इधर उधर कहीं पे, ठीक है। तो रीता फेल डाउन, यहाँ जो है डाउन ये हमें बता रहा है कि ये उसकी प्लेस बता रहा है कि इस वक्त वो कहाँ गिरी हुई है, नीचे गिर गई वो, तो ये हो गया प्रीपोजिशन और द स्टेयर्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, वेयर आर द किड्स प्लेइंग, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। अगेन ये हमें बता रहा है कि कहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। प्लेइंग वेयर, वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। जुबिन हैज जस्ट गॉन अक्रॉस द रोड, जो जुबिन जो है अभी अभी बस रोड के मतलब अक्रॉस ही गया है, कहाँ गया है, अक्रॉस द रोड। सो जुबिन की पोजीशन क्या है, वो रोड के उस पार में है, तो अक्रॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करेगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द रोड। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो अदर वे वी विल हैव टू स्विम अक्रॉस, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें इधर से, जैसे आप एक नदी में हो और आप फंस गए, तो आपने क्या बोला, आप यहाँ पे हो, तो बोले हमारे पास कोई चारा नहीं है, वी विल हैव टू स्विम अक्रॉस। अब यहाँ वो बोल रहा है स्विम वेयर, वी विल हैव टू स्विम वेयर, वी हैव टू स्विम अक्रॉस, तो यहाँ पे अगेन वो हमको हमारा जो वर्ब है स्विम, उसके बारे में सम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हो गया एडवर्ब। क्लियर। ये हैं आपके आंसर्स। हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो है क्वेश्चन है, create a short comic strip of a story you like in the given space. It can be an entire story or just a scene. It can also be based on a story of your own. अब एक चीज हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम जो है
कोई कॉमिक स्ट्रिप के बारे में बात करते हैं तो कॉमिक स्ट्रिप के बारे में कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपने कभी भी कोई कॉमिक स्ट्रिप पढ़ी है, कोई भी कॉमिक बुक, चाचा चौधरी और एवेंजर्स और एनीथिंग, क्या होता है आपके पास एक स्टोरी जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में वो उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो जो स्टोरी होती है ना उसको वो लोग छोटे छोटे सीन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब सीन में जैसे यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे जो है एक और लड़का है, यहाँ पे कोई कुछ हो रहा है, उसके बगल में एक पेड़ है, तो अब इनके लिए ये किस तरीके से बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पीच बबल्स। तो इनके पास जो होते हैं इस तरीके से एक ऐसा स्पीच बबल होता है या इस तरीके से स्पीच बबल होते हैं। तो क्या एक्शन हो रहा है, क्या बातें हो रही है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे सीन 1 हो गया, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6, इस तरीके से आप एक कॉमिक स्ट्रिप को डिजाइन करते हो। तो पहले सीन में ये हुआ, दूसरे सीन में आपने दिखाया कि वो जो दोनों लोग हैं वो एक दूसरे से जो है ना फाइट कर रहे हैं, ओके, और ऊपर बोल रहे हैं, ऊपर क्या किया आपने, ऊपर लिखा आउच, मतलब पड़ी इसको, और इसके लिए क्या लिखा आपने, ढुशुम। सो बहुत सारे आप साउंड वर्ड्स यूज करते हो ये बताने के लिए कि वहां क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आप एक कॉमिक स्ट्रिप क्रिएट करते हो। तो आप कोई भी स्टोरी या कोई भी स्टोरी की एक पर्टिकुलर सीन आपको इस तरीके से बताना है। तो यहां देखो, हमने देखा एक फादर और उसके सन के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। स्पीच बबल में क्या लिखा हुआ है, अब स्पीच बबल आपको बताता है कौन बात कर रहा है। इट फील्स लाइक आई हैव बीन इनसाइड फॉर एवर। तो अब बेटा बोल रहा है दैट मुझे ऐसा लगता है मैं पता नहीं कब से तो बाहर गया ही नहीं हूं, मैं पूरी जिंदगी भर से घर के अंदर ही फंसा हुआ हूं। So I can't go to the movie theater or pizza parlor. I miss my classmates. अब यहाँ पे एक सीन चल रहा है where when we were like, हम जब कोरोना को सफर कर रहे थे तो वी कुड नॉट गो आउट, और उसने क्या कहा कि मैं मूवी थिएटर नहीं जा सकता, मैं पिज्जा नहीं खा सकता, मैं कब से अपने क्लासमेट से नहीं मिला हूं। अब यहाँ सिर्फ सिंगुलर इस छोटे से बच्चे का कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो हमने फादर को इंक्लूड नहीं किया। एंड फ्रैंक एंड हर फैमिली स्पेंट 2 years in an attic। अब एक बहुत, तो डैड क्या बोलते हैं, 15 days हो गए तुम्हें, 20 days हो गए, यू हैवंट बीन आउट। हाँ, एन फ्रैंक जो थी वो अपनी फैमिली के साथ 2 साल तक एक एटिक में थी बिकॉज शी हैड टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। और जैसे ही वो ये बोलती हैं तो वो क्या बोलते हैं, या आई एक्सपेक्टेड दैट ब्लैंक लुक एंड नो कॉमेंट। उन्होंने बोला हाँ मुझे लगा ही था कि तुम्हारा एक ब्लैंक लुक आएगा 2 साल तक एंड कोई कॉमेंट नहीं आएगा। So now that is it. This is a small one singular scene from a story. The story can move on and on and on, but this is one single story जिसमें हमने speech bubbles use किए हैं, thought bubbles use किए हैं और caption boxes use किए हैं। So that is it. इस तरीके से आपको अपनी तरफ से कोई भी strip prepare करनी है। Clear? Comic strip. Now the last question is The Down Dance. This is a very interesting poem और इस पे बेस्ड आपके पास कुछ questions हैं, तो ये एक reading comprehension का part है। Let's start. What do you think I saw today when I arose at dawn? तुम्हें क्या लगता है आज सुबह मैंने क्या देखा, मतलब आज मैंने क्या देखा जब मैं सुबह सुबह उठा था। Blue wrens and yellow tails dancing on the lawn. तो हमारी जो लॉन में blue wrens और yellow tails मतलब कुछ birds के बारे में वो यहाँ बात कर रहा है जिनकी yellow tails हैं और blue body है, और वो लोग डांस कर रही थी लॉन में। Bobbing here and bowing there, gossiping away. तो कभी वो swirl कर रही थी, कभी jump कर रही थी, ऐसा लग रहा था वो आपस में बातें कर रही हैं। And how I wish that you were there to see the merry play. और मेरा कितना मन था कि काश तुम भी वहां होते ये बहुत ही हैप्पी प्ले को देखने के लिए। But you were snug abed, my boy, blankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चे तुम जो थे वो ब्लैंकेट को चिन तक ओढ़ के सो रहे थे। Not dreamed of dancing birds without a sunbeams dancing in. तो तुम जो हो हमेशा लेट उठते हो तो तुमने तो कभी डांसिंग बर्ड्स को देखा ही नहीं है ना, तुमने जो सुबह की पहली किरण होती है उसको देखा है। Great thrush, he piped the tune for them. I peeped through the glass between the window curtains and I saw them on the grass. अब ग्रेट थ्रश जो है उन्होंने उसके लिए कोई ट्यून बजाई है और मैं ग्लास से देख रही हूँ कर्टन्स के बीच में से, क्योंकि अगर बाहर जाओगे तो सब उड़ जाएंगे, तो मैं कर्टन्स के बीच में से देख रही हूँ और मैं उनको ग्रास पे देख रही हूँ।
merry little fairy folk dancing up and down, blue bonnet, yellow skirt, cloaks of grey and brown. मैरी लिटिल फेरी फ्लोक मतलब ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा बहुत हैप्पी सा फेरी टेल का जो है कहानी चल रही है, जहाँ पे जो बर्ड्स हैं दे आर डांसिंग अप एंड डाउन. ब्लू बॉनेट, बॉनेट क्या होता है? इट्स लाइक अ हैट. इट्स अ हैट दैट पीपल वेयर बहुत फॉर्मली. तो उनके जो फेस है, उनका जो पूरा अपर बॉडी है वो ब्लू कलर की है, उनकी जो टेल है वो येलो है. तो उसने क्या बोला, ऐसा लग रहा है दैट दे आर वेयरिंग अ ब्लू बॉनेट एंड उनकी येलो स्कर्ट है और जो उनके क्लोक है मतलब उनकी जो बॉडी है वो ग्रे और ब्राउन शेड की है. अंडरनीथ द wattle ट्री, सिल्वर इन द dawn, ब्लू wrens एंड येलो टेल्स डांसिंग ऑन द लॉन. सो उस वॉटल ट्री के नीचे लॉन में ये लोग जो हैं डांस कर रहे हैं. अब यहाँ आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस. अर्ली इन द मॉर्निंग द पोएट सॉ डैश. अर्ली इन द मॉर्निंग पोएट सॉ व्हाट? पोएट ने देखा ब्लू रेन्स एंड येलो टेल्स dancing away as the grey thrush piped the tune for them. The poet wished that the boy was there to see that merry sight, but he was snug in bed with blankets pulled up to chin. तो ये बहुत सिंपल आंसर्स हैं, आपको जस्ट पोम रीड करनी है और उससे ये वर्ड्स निकालने हैं. तो पोएट ने क्या देखा था? ब्लू रेन्स एंड येलो टेल्स देखा, जो लोग डांस कर रहे थे जब ग्रे थ्रश ने ही पाइप द ट्यून फॉर देम. ग्रे थ्रश मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? कि जब मॉर्निंग में जो पूरा जो आसमान था, जब उन आवाज़ें आ रही थी और मे बी इट वॉज अबाउट टू रेन एंड दे वर जस्ट डांसिंग. The poet wished that the boy was there to see that merry sight. तो poet ने सोचा कि काश मेरा बेटा जो होता ये इस बहुत ही हैप्पी साइट को, merry मतलब हैप्पी साइट को देख पाता. बट वो he was snug in bed. snug मतलब he was warm and cozy and he was completely sleepy in the bed with blankets pulled up to chin. अब कुछ क्वेश्चंस हैं. When did the poet wake up? poet कब उठा था? At dawn. The poet woke up at dawn. Where did the poet see the birds? poet ने birds को कहाँ देखा था? lawn में. so हम क्या बोलेंगे? the poet saw the birds dancing on the lawn. Write two words from the poem that refer to dresses. अब poem में जो bonnet और येलो ड्रेस, येलो स्कर्ट लिखा था एंड क्लोक्स ऑफ ग्रे एंड ब्राउन, ये सब क्या है? ये उनकी ड्रेसेस नहीं है, लेकिन ड्रेसेस टाइप डिस्क्राइब किया है उनके फेदर्स का कलर. तो क्या हो जाएगा? ब्लू बॉनेट, येलो स्कर्ट, क्लोक्स ऑफ ग्रे एंड ब्राउन रेफर टू ड्रेसेस. दे एक्चुअली रेफर टू द कलर ऑफ बर्ड्स एंड नॉट ड्रेसेस. राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. राइमिंग स्कीम देख लेते हैं हम अपनी पोएम की. बट यू वर स्नग अप विद माई बॉय, ब्लैंकेट्स टू योर चिन. चिन हो गया ए, इन ए, ग्लास बी, ग्रास बी, डाउन ए, ब्राउन ए, जॉन बी, लॉन बी. तो अगर आप देखोगे पूरी पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम that are similar in meaning to the given words. तो being warm and comfortable इसका आंसर है snug. Looked at something secretly, धीरे से देखना. peeped, जो उसने कर्टन को हटा के पीप किया था. moving up and down, bobbing. played a tune, piped. That's it. And we are done with practice sheet B as well. Here we are done with the 4th unit completely of our English channel practice book. In our next video, we are going to start with the 5th unit obviously. Clear? So thank you so much for watching and stay tuned, be with us. Also remember, you can easily find these videos on our website, which is magnetbrains.com. You can just go there, click on the courses, click on class 7. Once you press on class 7, the first playlist will be English channel practice book or English channel with other subjects as well. So आप वहाँ पे जाके click कर सकते हो. You can select the topic that you want to understand and the video will appear. That's it. Thank you so much guys. I'll see you soon. Do not forget to like, share and subscribe if you like the video. Bye. Take care.